आप संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं आसपास की तमाम खबरों की और राजनीतिक विषय पर समीक्षा करेंगे। दोस्तों, जयदीप टुड्डी खेमे में आखिर बेचैनी क्यों है? संजीव बेनीवाल का बड़ा कार्यक्रम अगला क्या होने वाला है? बलवान पूनिया का खेमा क्यों चिंतित है? दोस्तों, सारे विषय पर आज हम बात करेंगे और विस्तार से बात करने वाले हैं। कुछ बड़ी खबरें भी आपके लिए हम लेकर आए, लेकिन आज सबसे पहले प्रमुख खबर के रूप में हम कर्षणा पुस्तकालय की खबर को लेते हैं दोस्तों। और कर्षणा पुस्तकालय की खबर को इसलिए हम सबसे पहले ले रहे हैं क्योंकि एक बार फिर 24 घंटे में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने कर्षणा पुस्तकालय पर नोटिस चिपका किया है। और ये नोटिस इसलिए चिपकाया गया है, पहले वाले नोटिस में भी बताया गया था, कहा गया था हम बार बार इसका निरीक्षण करने के लिए आए, लेकिन इसमें ताला लगा मिला, हमें निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला। और अब हम आए तो यही स्थिति है। तो आप कौन इसका संचालन कर रहे हैं, इसका स्वामित्व किसके पास है, इसके तमाम कागजात लेकर आप नगर पालिका में उपलब्ध हो जाए। 24 घंटे में स्वामित्व वाले दस्तावेजों के साथ आपको प्रस्तुत होना होगा। ये निर्देश दिए गए हैं नगर पालिका द्वारा। और नगर पालिका की भूमि पर ये कर्षणा पुस्तकालय जो संचालित है, इसको लेकर कुछ बड़ा फैसला क्या होने वाला है दोस्तों। इसको लेकर कई दिनों से चर्चाएं जारी है। हमने भी पीछे कवरेज की थी। पार्षद हरिप्रकाश शर्मा बार बार एक आरोप लगा रहे हैं कि इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, इसके ऊपर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। आखिर कौन कर रहा है इसके ऊपर कब्जा? और ये अगर नगर पालिका की भूमि है और नगर पालिका की भूमि पर कर्षणा पुस्तकालय संचालित हो रहा है, तो इसका क्या नगर पालिका को अधिकार नहीं है कि वो इसका निरीक्षण करे? क्या इसका संचालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है? दोस्तों, एक और सवाल इसमें उठाया गया हरिप्रकाश शर्मा द्वारा। 1 नवंबर 1942 को इसकी मान्यता मिली थी शिक्षा विभाग से। 1942 को, अर्थात आज़ादी से पहले इसकी मान्यता मिल चुकी थी। और 1928 को ये कर्षणा पुस्तकालय भादरा में स्थापित हुआ था। 1928 को, आज 100 वर्ष होने को आए हैं। तो आखिर क्या नौबत आई कि इतना पुराना प्राचीन कर्षणा पुस्तकालय आज इस स्थिति में है कि लोगों को चिंताएं हो रही है कि इसका अस्तित्व बना रहेगा या फिर ये यहीं अपना दम तोड़ देगा। दोस्तों, बहुत सवाल तो बहुत है। और इस संस्था को सरकार से अनुदान भी मिलता था, ऐसा भी बार बार बताया गया। अगर सरकार से अनुदान मिलता था, अर्थात अब नहीं मिल रहा है, तो क्यों अनुदान रोका गया? किसने रोका? आखिर क्या कमियां रही और क्या कागजों में कमियां रही होगी जिसके चलते इसका अनुदान रोका गया? और उसके बाद में इसकी कस्बा की एक कमेटी बनी, उस कमेटी द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। उसके फाउंडेशन मेंबर कौन थे? और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं दोस्तों। एक तो चर्चा ये भी है कि जो वर्तमान में इसकी कार्यकारिणी बनी हुई थी, उनकी मोनोपोली इसमें चल रही थी। और अब एक आरोप ये लग रहा है कि अब प्रयास किए जा रहे हैं इसका व्यवसायीकरण करने के लिए। इसकी जो बेस कीमती भूमि है और यहाँ कुछ इसका व्यवसायीकरण होगा और ये कर्षणा पुस्तकालय सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये सारी ही स्थितियाँ दोस्तों बहुत बुरी है, क्योंकि आज़ादी से पहले का कर्षणा पुस्तकालय कोई लाइब्रेरी, वर्तमान में लाइब्रेरियाँ खुलने का दौर दोबारा एक बार पुनः चालू हुआ है। ऐसे में ये प्राचीनतम पुस्तकालय बंद होने के कगार पर है। आखिर क्यों इसका अनुदान बंद हुआ? संस्था विवादों में क्यों चली गई? क्या एक परिवार या कुछ लोग इस संस्था पर काबिज होना चाहते हैं? आखिर लड़ाई क्या है? इसको लेकर ही हम जल्द ही एक पूरी विस्तार से विस्तृत रिपोर्ट और कवरेज लेकर आपके सामने आएंगे। और दोस्तों, कई लोगों के इसमें हम साक्षात्कार भी करेंगे, कई लोगों से इससे बात भी करेंगे। और नगर पालिका का और जो इसकी प्राइवेट एक प्रकार से कमेटी बनी हुई है, संस्था बनी हुई है, उस संस्था का दोनों का पक्ष आपके सामने रखेंगे। फिर
क्या होता है इसका डिसीजन है, ये फैसला जनता को करना होगा। और दोस्तों जनता को इसके लिए आगे आने की भी बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी ज़रूरी है आगे आने की कुछ दानदाताओं के, ताकि इस संस्था को नया आधुनिकतम लुक दिया जा सके। और इसमें जो प्राचीनतम किताबें ग्रंथ दोस्तों रखे हैं वो बेकार पड़े हैं, अलमारियों में बंद पड़े हैं, कोई पढ़ने वाला यहाँ नहीं आता है। तो ये स्थितियाँ क्यों है, इसमें सुधार कैसे हो, इसको लेकर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 30 मार्च को राम नवमी राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा, धार्मिक यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, और इसको लेकर पोस्टर के विमोचन भी किए जा चुके हैं। और 30 मार्च को जो होने वाली रामोत्सव धर्म यात्रा है वो रामलीला मैदान से चलकर कस्बे के विभिन्न बाज़ारों से होकर गुजरेगी। और इसका आयोजन जो है वो सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद के तरफ से किया जा रहा है। और एक रामनवमी की राम जन्मोत्सव धर्म यात्रा जो है वो 29 मार्च को निकलने वाली है, और ये 29 मार्च को जो निकलने वाली है राम जन्मोत्सव धर्म यात्रा वो VDS प्लेस से कस्बे के मुख्य बाज़ारों से गुजरेगी। और समस्त सनातन धर्म प्रेमी और राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखते हैं, पिछली बार भी 2 धार्मिक यात्राएं रामनवमी के अवसर पर निकली थी, इस बार भी 2 धार्मिक यात्राएं अलग अलग तैयारियां इसकी की जा रही है। तो ये दोनों ही धार्मिक यात्रा जो है उस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी। इसके अलावा 26 मार्च को VDS वाटर पार्क का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है भादरा में। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सौगात है भादरा जैसे छोटे कस्बे में, और बड़े कस्बों में घूमने के लिए अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ घूमने जाने वालों के लिए जो वाटर पार्क की खोज में जाते हैं सैर करने के लिए छुट्टी अवकाश के दिन, उनके लिए भादरा में ही एक अवसर लेकर आया है VDS संस्थान। और स्कूली बच्चों के लिए तो इसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मौजूद है। तो इसका उद्घाटन समारोह 26 मार्च को विधिवत रूप से किया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं है, इसकी कवरेज भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय रेगगर महासभा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं महावीर प्रसाद सबलानिया को, और उन्होंने भरोसा जताते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिनके निर्देश से उनको ये पद, ये नियुक्ति मिली है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ समाज के एकीकरण के लिए प्रयास करेंगे और कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज एक बैठक हुई खंड मुख्य चिकित्सालय भादरा में, और ये बैठक हुई ब्लॉक कार्यालय में। डॉक्टर प्रभारी जो है मंजीत ढाका के नेतृत्व में ये समीक्षा बैठक थी, मासिक बैठक के रूप में। और इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो या प्रधानमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो, और या फिर ऑनलाइन डेली कंसल्टेशन और PCC पोर्टल आदि अनेक पोर्टल से संबंधित जो योजनाएं स्कीमें चल रही है, वो चाहे MR एलिमिनेशन पोर्टल योजना हो, कई योजना हो, इसका विस्तार से सर्वेक्षण किया गया, समीक्षा की गई, इसमें क्या गलतियां हैं, क्या इसमें जो दुरुस्त किया जा रहा है, इसमें जो कमियां हैं उसको लेकर, और क्या शिकायतें इसमें आई है, किस प्रकार से इसमें कार्य विधिवत रूप से होता है या इसमें किसी प्रकार की रुकावट है। और दिशा निर्देश दिए गए तमाम जो उपस्थित कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको सुपरवाइज़र, संस्थान प्रभारी, आशा सुपरवाइज़र आदि स्वास्थ्य कर्मी तमाम इसमें शामिल रहे, और शानदार दिशा निर्देश के साथ इस बैठक का समापन भी किया गया। दोस्तों गर्मियाँ आ चुकी है, और गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के अब कार्यक्रम भी होने चाहिए और दिखाई देने चाहिए। और इसकी शुरुआत सभी संस्थाओं को, जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको करनी चाहिए, चाहे वो पेड़ों के वृक्षों पर परिंदे बांधे या घरों की छतों पर बर्तनों में पानी रखे पक्षियों के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी है, अभी भी पारा जो है 35 डिग्री से कहीं पार जा चुका है। तो ऐसे में अब पक्षी जो है
वो प्यास से व्याकुल होते हुए आसमान में आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे पानी की तलाश में। तो उनके लिए दाने और पानी की व्यवस्था करने का समय आ गया है। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक विषय पर, उस राजनीतिक विषय पर जिसको लेकर लगभग 8 महीने का समय है। विधानसभा के चुनाव में 2023 में इसी वर्ष नवंबर के अंतिम महीने में या फिर दिसंबर के प्रथम महीने में ये चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के। और उससे ठीक 8 महीने पहले बादरा में एक प्रकार से किसी खेमे में ऊहापोह की स्थिति है, बेचैनी है, किसी खेमे में उत्साह है और किसी खेमे में इस बात की टेंशन है कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कोई कोई खेमा तो इस प्रकार भ्रमित है कि टिकट आखिर किसकी लेकर आए, आखिर क्या प्लान बनाए, किस मार्ग पर चले ताकि बादरा का विधायक पद हमारे आगे एकदम थाली में बिछा हमें मिले और जनता का भरपूर प्यार हमें मिले। तो इस ऊहापोह में सभी राजनीतिक खेमे अपनी अपनी रणनीतियों में मशगूल है। गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं ताबड़तोड़। और दोस्तों जो मुख्य नेता है वो तो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, बजरंग सहारण, एसपी सिंह, दयानंद बेरवाल और जयदीप डूडी के रूप में हम प्रमुख उम्मीदवार मान सकते हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी समीक्षा भी रहेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जयदीप डूडी से। क्या जयदीप डूडी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गलती की है? क्या जयदीप डूडी अब सही ट्रैक पर आए हैं, पहले गलत ट्रैक पर थे? क्या अब वो विचलित है, बेचैन है कि उनका ये कदम जो है वो सही टाइमिंग में नहीं लिया गया या सही समय पर नहीं लिया गया, एक गलत कदम है? आखिर क्या है? और तरह तरह की चर्चाएं भी रुक रुक कर होती है। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इस चीज़ की भी चर्चा थी कि जयदीप डूडी दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज़ की भी चर्चा हमने सुनी। क्या उन चर्चाओं में सच्चाई है? जयदीप डूडी सिरे से नकारते हैं इन चीज़ों को। तो इस हिसाब से तो ये चर्चा यहीं विराम इसको लग जाना चाहिए। लेकिन रह रहकर उन्हीं के खेमे से रिस कर सूत्रों से मिली जानकारियां जब प्राप्त होती है, जैसे एसपी सिंह के खेमे से, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके नज़दीकियों लोगों से जो जानकारियां मिल रही है कि वो भाजपा की टिकट के लिए प्रयासरत है, बल्कि एसपी सिंह द्वारा कोई पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं भाजपा की टिकट की दौड़ में हूँ और मैं भाजपा की टिकट लाने वाला हूँ, कांग्रेस की टिकट मैं कतई नहीं लाऊंगा। कांग्रेस की टिकट, जब उनका संबोधन आप देखिएगा, उनका संबोधन अशोक गहलोत को भी नाराज नहीं करने वाला होता है, पीएम नरेंद्र मोदी की भाजपा के भी फेवर वाला होता है। तो क्या समझा जाए, दो नावों में सवारी क्या किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती है या इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? इतिहास गवाह है, दो नावों की सवारी पर कोई भी आगे कामयाबी की सीढ़ी हासिल नहीं कर पाया है, कामयाबी की मंजिल हासिल नहीं कर पाया है। वो सीढ़ी उनको नहीं मिली जो उस कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती है। तो एक नाव चुननी होगी एसपी सिंह को। जितनी जल्दी चुनते हैं उतना फ़ायदा होगा, जितना लेट करेंगे उतना नुकसान होगा। बादरा की राजनीति को समझते हुए और समझने वाले विशेषज्ञ, बहुत से जानकार लोग मानते हैं कि एसपी सिंह अब बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, चुनावी पत्ते खोलने में बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। और जयदीप डूडी ने, क्योंकि उनकी भारी गलती थी, वो एक प्रकार से बलवान पूनिया की बी टीम बनकर बादरा में रह चुके थे और उनकी एक छवि थी वो खराब हो चुकी थी और उनका वोट बैंक एक प्रकार से सम्मानित हो चुका था बलवान पूनिया के माकपा वोट बैंक में। क्या वो वापस निकाल पाएंगे? बड़ी जद्दोजहद में हैं और बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत मजबूत सशक्त राजनीतिक खेमा बादरा का माना जाता है, स्वर्गीय लालचंद डूडी का खेमा। जसवंत सिंह डूडी के साथ इस राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाले परिवार ने अनेक बुलंदियां देखी है। 3 बार तो स्वयं
लालचंद डूडी यहाँ क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और नहर के लिए भागीरथी प्रयास भी कर चुके हैं और बड़ी इज्जत है इन विधानसभा के लोगों के बीच में इस परिवार की। जयदीप डूडी भी 2008 में बहुत शानदार 76,000 वोट लेकर जीते भी थे, संसदीय सचिव भी बने थे। लेकिन क्या ये परिवार भ्रमित है? क्या इस परिवार को वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है? जो खोई हुई ज़मीन है वो ये परिवार प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आखिर गलतियाँ कहाँ है? परिवार में बिखराव है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। वो चाहे पीपी सिंह, शोभा सिंह डूडी खेमा आप माने, या फिर संदीप डूडी खेमा आप माने, या फिर कार्तिक डूडी परिवार का आप खेमा माने, जसवंत डूडी परिवार का जो कि कार्तिक डूडी के दादाजी हैं, या फिर लालचंद डूडी के परिवार का माने जो जयदीप डूडी वर्तमान में कमान संभाले हुए हैं। दोस्तों, यहाँ जयदीप डूडी की माता श्री विमला डूडी भी चुनाव लड़ चुकी है 2003 में और करीब 34,000 के करीब वोट यहाँ उनको 33,000 के करीब वोट भी मिले थे। लेकिन उसी समय पीपी सिंह ने भी चुनाव लड़ा था, 14,000 वोट लिए थे और डूडी परिवार को जो सफलता मिलनी थी, निश्चित थी, वो यहाँ मिस हो गई। जैसा 2013 के चुनाव में अक्सर सुखदेव सिंह के बारे में कहा जाता है, अगर हाजी दाऊद कुरैशी चुनाव नहीं लड़ते जो 16,000 वोट लेकर गए थे, तो ये जो चुनाव था वो सुखदेव सिंह के भी नज़दीक था जो संजीव बेनीवाल ने जीता था। लेकिन दोस्तों, हम एक बात कहते हैं, पिछले 15-20 सालों का भादरा का इतिहास आप खंगालिए और जो वोटिंग हुई और जो बैलेट पेपर थे और जिसके जितने वोट आए, कितने वोटिंग प्रतिशत उनके खातों में गए, अगर ये सारे समीकरण आप देखें तो हम एक बार फिर कहते हैं, पहले भी कहते आए हैं, भादरा की जनता 1.5-2 साल पहले ही अपना विधायक चुन लेती है और इस बार भी ऐसा ही है और 15-20 सालों से यही होता है। चाहे वो जयदीप डूडी समय से आप देखें या फिर संजीव बेनीवाल के समय से देखें या फिर बलवान पूनिया के 82,000 वोट लेकर उस समय को देखें, पहले ही जनता विधायक चुन चुकी होती है और नंबर 1 पर परफॉर्म करने वाले भावी विधायक के साथ किसी नंबर 2 या 3 वाले की टक्कर नहीं होती। टक्कर होती है नंबर 3 और 2 पर रहने वालों के बीच में और 1 नंबर पर आने वाले अर्थात विधायक बनने वाले के बीच में 2 नंबर की सीट तक बहुत बड़ा गैप होता है और 20,000 से कहीं अधिक की ये जीत होती है। चाहे बलवान पूनिया की 23,000 की जीत देखें, 26,000 की संजीव बेनीवाल की जीत देखें, 35,000 की जयदीप डूडी की जीत देखें। दोस्तों, ये जीत, ये इतिहास, ये पन्ने जब आप पलटेंगे तो ये क्या गवाही दे रहे हैं? भादरा की राजनीति का रुख जो है वो क्या बता रहे हैं? दोस्तों, क्या यही रुख इस बार नहीं आपको लग रहा? आपको नहीं लग रहा कि क्षेत्र की जनता ने मन तो बना लिया है, विधायक किसको चुनना है और उसके फेवर में वोटिंग भी होगी, आप देखना, और सारे के सारे समीकरण जो है उसी अनुरूप गुटियों के रूप में, एक प्रकार से जो शतरंज की गुटियां होती है, एक प्रकार से चालें बिसात जो होती है, बिछती है शतरंज की एक एक चाल, उसी प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये शतरंज की बिसात आपको समझ भी आने लगेगी और यहाँ स्थितियाँ पेचीदा भी नज़र आएगी। इसका रीज़न है कि यहाँ सबसे ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं। भादरा की राजनीति जटिलताओं वाली है और बड़ी अलग से एक प्रकार से हटकर राजनीति यहाँ होती है। स्वयं किसी नेता के भी इस राजनीति के दाव पेच फैक्टर जो है, कहाँ कौन सा फैक्टर कितना बड़ा नुकसान कर गया, ये समझ से परे हो जाता है। और जिन फैक्टरों के दम पर वो ये मानते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पॉजिटिव चल रही है, लेकिन एक फैक्टर उनको इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता हुआ आगे बढ़ता है कि जनमानस में वो फैक्टर हावी होकर दौड़ता है और वो उनकी विधायक के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। दोस्तों,
इस बार भी लग तो यही रहा है, हम भी बार बार इसका राजनीतिक विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन आज हम बात जो शुरुआत की थी वो जयदीप डूडी खेमे की, और इन खेमों की बात हम कर रहे थे। आखिर इन खेमों में, किन खेमों में उत्साह है, किन खेमों में मायूसी है। जयदीप डूडी आजकल एकदम जो खेमा है वो मायूस दिखाई देता है, फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग नहीं कर पा रहा है। एसपी सिंह का खेमा अगर देखें तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, कहीं स्पष्टता इसमें दिखाई नहीं देती। बेशक वो गांव के धुआंधार जनसंपर्क अभियान पर है, गांव गांव ढाणी ढाणी वो फिर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन लोगों की उनके साथ जो वार्ताएं होती है, लोगों की रिक्वायर्ड जो होती है, लोगों की जो बातें होती है, उनसे जो उम्मीदें होती है, क्या वो समझ पा रहे हैं एसपी सिंह? और अगर समझ पा रहे हैं तो फिर वो क्लियर डिसीजन लेने के लिए जल्दी से क्यों तैयारी नहीं कर रहे, क्यों डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? दोस्तों, इसके अलावा बात करें बलवान पूनिया के खेमे की, तो बलवान पूनिया 4.5 वर्ष करीब सत्ता सुख भोग चुके हैं, और अब उनका खेमा अगर आचार संहिता तक इसी प्रकार से डटा रहता है तो दोस्तों बलवान पूनिया निश्चित रूप से प्रमुख 2 उम्मीदवारों में उभर कर सामने आने वाले हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा होगी आचार संहिता। दोस्तों, आचार संहिता जैसे ही लगती है उनके तमाम वोटर और बादरा विधानसभा क्षेत्र के भी तमाम वोटरों से, क्योंकि विपक्ष की बात इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं लिए होती क्योंकि विपक्ष में है वो तो पहले ही सत्ता से बाहर है, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे, उनके लिए उनके नेता उनको ये कह रहे हैं कि हमारे पास सत्ता नहीं है, सत्ता आएगी तो आपके काम करवाएंगे। तो वो तो पाला बदलने वाले होते हैं, तो वो तो सत्ता सुख के दौरान ही भुगत चुके हैं और वो मिल चुके हैं जहां मिलना था उनको। लेकिन असल परीक्षा, असल घड़ी और असल चुनावी तस्वीर जो है वो आचार संहिता लगने के बाद में क्षेत्र के लोगों के सामने आती है। और तब तक अगर बलवान पूनिया का खेमा इसी प्रकार से डटा रहा, मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा इसी विशाल काफिले के साथ, तो निश्चित रूप से आमने सामने की टक्कर इस विधानसभा क्षेत्र में हमें 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा समीक्षा का ये जो एपिसोड है वो जारी रहेगा आगे भी, और बजरंग सहारण भी क्या करने वाले हैं, उनकी जो राजनीतिक मंशा है वो क्या है, क्या वो कांग्रेस की टिकट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से बोली है कि हर हाल में वो बादरा विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा टिकटें इसलिए मायने नहीं रखती। और एक फैक्टर जो है उनको कहीं ना कहीं हल्का सा लाभ ही देता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, जो सस्पेंस रख कर राजनीति में आगे बढ़ते हैं, उनके सस्पेंस में अगर आगे दम नहीं निकलता है तो उनका जो ग्राफ है बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है। अगर सस्पेंस में दम हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनका काफिला फिर आश्चर्यजनक रूप से आगे भी बढ़ता हुआ हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 16 मार्च को आज क्या विशेष दिवस है? 2012 में आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 49वां शतक लगाया था और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों का शतक आज ही के दिन लगाया था। 100वां शतक। वो विश्व के ऐसे पहले बल्लेबाज है जो 100 शतक लगा चुके हैं। एशिया कप के मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के मैच में ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। इसके अलावा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आज मनाया जा रहा है। 1985 में पोलियो की खुराक पिलाकर इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई और विपिन रावत भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस जो बने थे, उनका जन्म 1958 में आज के दिन दोस्तों हुआ था। उनका निधन भी बहुत दुखदाई स्थिति में हुआ था, लेकिन आज उनका जन्म दिवस देश में उनको चाहने वाले मना रहे हैं। और दोस्तों, मंडियों से भाव आज शुरुआत करते हैं नौहर मंडी से। आज नौहर मंडी में ग्वार के भाव रहे दोस्तों 5420 रुपये, चना के भाव 4950 रुपये, सरसों के भाव
₹5040, गेहूं के भाव ₹2240, जबकि जौ 2060 बिका है। मूंग के भाव 7620 और कपास 8700 प्रति कुंटल बिकी है। बाजरा 2240, अरंडी के भाव 6315, तारा मीरा बिका है 5170 प्रति कुंटल। और सरसा मंडी में आज नरमा के भाव रहे 7750, कपास के भाव 9810, गेहूं के भाव 2150 प्रति कुंटल रहे। एलनाबाद मंडी आज के अंतिम मंडी में नरमा बिका है 7641, सरसों 5261, ग्वार के भाव आज 5200 रहे और गेहूं बिके मात्र 2002 प्रति कुंटल नई गेहूं। और मौसम का मिजाज बताए तो 16 मार्च को 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहा है। कई जगह बूंदाबांदी भी देखी गई। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। 100% लगभग बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी 100% बादल आज आसमान में छाने वाले हैं। 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को भी दिखाई देने वाला है। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलने वाली है। बूंदाबांदी हल्की कहीं आसपास दिखाई दे रही है। 17 मार्च को बरसात भी होगी कल। और 17 मार्च को मौसम का मिजाज रहेगा 26 से 26 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 28 से 29 दोपहर को, 22 से 26 देर शाम को। रात्रि को भी 21 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहेगा, हल्की राहत मिलेगी गर्मी से। और 2.8 mm 1.3 mm बरसात अलग अलग हिस्सों में दिन भर में बादरा क्षेत्र में होने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। सूरतगढ़ आदि में आज उस साइड में ओलावृष्टि हुई है और आसपास बूंदाबांदी हल्की बरसात की भी खबरें आ रही है। और जैसी हल्की सी ठंडक हवा में आपको दिखाई दे रही है आज, वो हमारे आसपास से हल्की बरसात की है और बादरा क्षेत्र में भी बरसात हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।